नमस्कार और स्वागत है। आज हम एक ऐसी साइंस की बात करेंगे जो हमारे चारों तरफ है, लेकिन हम उसे नोटिस तभी करते हैं जब कुछ गड़बड़ हो जाती है। हाँ बिल्कुल। जब कुछ बिगड़ जाता है। हम बात कर रहे हैं इकोलॉजी की, वो अदृश्य जाल जो एक छोटे से कीड़े से लेकर अमेज़न के जंगल तक हर चीज को एक दूसरे से जोड़े हुए है। बिल्कुल। और आज की इस चर्चा का मिशन यही समझना है कि इकोलॉजी सिर्फ कोई किताबी शब्द नहीं है। ये तो जीवन का ऑपरेटिंग सिस्टम है, कह सकते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम, वाह, ये अच्छा तरीका है इसे देखने का। हाँ, तो आपके भेजे गए स्रोतों के आधार पर हम यही देखेंगे कि ये सिस्टम कैसे काम करता है, इसके नियम क्या हैं और कैसे सूरज की रोशनी, पानी और तापमान जैसी बेजान चीजें ही एक्चुअली जीवन को मुमकिन बनाती हैं। चलिए फिर इसे खोलते हैं और शुरुआत इस सवाल से करते हैं कि आखिर ये इकोलॉजी है क्या। मुझे इसका जो शाब्दिक मतलब है वो बड़ा दिलचस्प लगा। ओइकोस यानी घर और लोगोस यानी अध्ययन। तो क्या इसका मतलब है घर की पढ़ाई? हाँ, एक तरह से घर का अध्ययन तो है, लेकिन इसे एक बहुत बड़े, बहुत ही कॉम्प्लेक्स घर की तरह सोचिए। अच्छा। इकोलॉजी ये समझने की कोशिश करती है कि इस घर में कौन कौन रहता है, मतलब जानवर, पौधे, बैक्टीरिया, सब कुछ। ठीक है। फिर इस घर के नियम क्या हैं, जैसे तापमान कितना रहेगा, पानी कहाँ से आएगा, मिट्टी कैसी है, और सबसे जरूरी बात, ये सब रहने वाले आपस में कैसे रहते हैं। क्या वो दोस्त हैं, दुश्मन हैं, या एक दूसरे के बिना रह ही नहीं सकते। मतलब उनके आपसी रिश्ते। हाँ, ये इन सभी रिश्तों का साइंस है। ये तो बहुत फैसिनेट करने वाली बात है कि स्रोत बताते हैं कि हमारे जो प्राचीन भारतीय ग्रंथ है, हाँ वेद, संहिता, उपनिषद, उनमें भी इकोलॉजी से जुड़े विचार मिलते हैं। बिल्कुल। और सिर्फ दार्शनिक ग्रंथों में ही नहीं, आप चरक संहिता और सुश्रुत संहिता जैसे चिकित्सा ग्रंथ देखिए। उनमें जानवरों को उनके आवास, उनकी आदतों और भूमि के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। अच्छा। वो ये तक जानते थे कि प्रदूषित हवा और पानी जीवन के लिए हानिकारक हैं, जो आज भी एक बहुत बड़ी सच्चाई है। तो आप कह रहे हैं कि इकोलॉजी शब्द भले ही नया हो, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट हमारे ग्रंथों में पहले से मौजूद था। हाँ, मतलब हमारे पूर्वज प्रकृति को सिर्फ इस्तेमाल नहीं कर रहे थे, वे इसके सिस्टम को समझ भी रहे थे। ये तो सोचने का पूरा नजरिया ही बदल देता है। यही तो सबसे कमाल की बात है। आज हम जिसे इकोसिस्टम हेल्थ कहते हैं, उसकी समझ हजारों साल पहले भी थी। चरक संहिता में सिर्फ जड़ी बूटियों की बात नहीं है, बल्कि ये भी साफ साफ लिखा है कि प्रदूषित हवा और पानी जीवन के लिए जहर हैं। ये दिखाता है कि पर्यावरण और स्वास्थ्य का रिश्ता कोई नई खोज नहीं है। ये ज्ञान बहुत बहुत पुराना है। ठीक है, तो इकोलॉजी पर्यावरण का अध्ययन है, लेकिन पर्यावरण या एनवायरनमेंट अपने आप में क्या है? हम ये शब्द इतना ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, पर इसका असली मतलब क्या है? बहुत अच्छा सवाल है। सीधी भाषा में कहें तो किसी भी जीव के लिए उसके आसपास की हर चीज, चाहे वो जिंदा हो या बेजान, वो सब उसका पर्यावरण है। हर एक चीज? हाँ, हर एक चीज। एक वायरस से लेके इंसान तक, हर कोई खाने, एनर्जी और अपनी बाकी जरूरतों के लिए पूरी तरह से अपने पर्यावरण पर ही निर्भर है। कोई भी इससे बाहर नहीं है। और स्रोत कहते हैं कि ये रिश्ता सीधा साधा नहीं है, इसमें दो तरह के हिस्से हैं। हाँ बायोटिक यानी जिंदा चीजें और एबायोटिक यानी बेजान चीजें। बिल्कुल। और यहीं से कहानी दिलचस्प होती है। इसे समझने के लिए जो तालाब की मछली वाला उदाहरण है वो बहुत अच्छा है। हाँ, वो मुझे भी काफी अच्छा लगा। सोचिए, एक मछली के लिए उसका बाहरी पर्यावरण क्या है? पानी। पानी तो है ही, पर पानी के साथ और भी एबायोटिक यानी बेजान चीजें हैं, जैसे सूरज की रोशनी जो पानी में आ रही है, पानी का तापमान, उसमें घुली हुई ऑक्सीजन, पोषक तत्व। ओके, ये सब एबायोटिक हो। हाँ, और फिर हैं बायोटिक चीजें, जैसे पानी के छोटे छोटे पौधे जिन्हें वो खाती है, जिन्हें प्लैंकटन कहते हैं। अच्छा। या कोई बड़ा पक्षी जो उसे खाना चाहता है, वो भी उसके पर्यावरण का हिस्सा है। यानी उसका पूरा बाहरी संसार। लेकिन मछली के अंदर भी तो एक दुनिया है, उसका अपना शरीर। एग्जैक्टली। वो है मछली का आंतरिक पर्यावरण। आंतरिक पर्यावरण। और कुदरत का कमाल देखिए, बाहरी दुनिया चाहे कितनी भी बदल जाए, दिन हो या रात, पानी ठंडा हो या गर्म, मछली अपने शरीर के अंदर का माहौल काफी हद तक एक जैसा बनाए रखने की कोशिश करती है। अच्छा, तभी तभी अगर हम एक समंदर की मछली को मीठे पानी की नदी में डाल दें तो वो मर जाएगी। हाँ बिल्कुल। क्योंकि उसका जो अंदरूनी सिस्टम है, वो उस अचानक आए बाहरी बदलाव को संभाल नहीं पाता। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। उसका पूरा अंदरूनी बैलेंस, जिसे होमियोस्टेसिस कहते हैं, वो बिगड़ जाता है। यही इकोलॉजी का मूल सिद्धांत है। हर जीव अपने खास पर्यावरण के हिसाब से ही ढला होता है। ठीक है, ये तो एक जीव के स्तर पर समझ आ गया,
लेकिन इकोलॉजी तो पूरे जंगल और महासागरों की बात करती है। तो चलिए स्क्रैच से एक दुनिया बनाते हैं। सबसे पहले हमें क्या चाहिए? सबसे पहले हमें चाहिए एक अकेला जीव। इकोलॉजी की भाषा में इसे कहते हैं इंडिविजुअल। इंडिविजुअल। ये एक पेड़ हो सकता है, एक हिरण हो सकता है, या मिट्टी में पड़ा एक बैक्टीरिया भी हो सकता है। ये हमारी कहानी का हीरो है। अब हमारा हीरो अकेला है, उसे जिंदा रहने और अपनी नस्ल आगे बढ़ाने के लिए क्या चाहिए? साथी। और साथी चाहिए? हाँ, और साथी। सही। तो जब एक ही प्रजाति के कई जीव एक ही इलाके में एक साथ रहते हैं, तो वो बन जाती है एक पॉपुलेशन या आबादी। पॉपुलेशन। जैसे एक जंगल में चीतल हिरणों का झुंड। बिल्कुल। अब यहाँ नियम बदल जाते हैं। अब सवाल ये नहीं है कि एक हिरण क्या खाता है, अब सवाल ये है कि इस झुंड की संख्या बढ़ रही है या घट रही है। मतलब कितने नए हिरण पैदा हुए या बाहर से आए, और कितने मर गए या इलाका छोड़ के चले गए। सिंपल हिसाब किताब। हाँ, हिसाब सुनने में सिंपल है, पर इसे कंट्रोल करने वाले फैक्टर बहुत कॉम्प्लेक्स हैं, जिंदा भी और बेजान भी। जैसे अगर शिकारी, जो कि एक बायोटिक फैक्टर है, वो बढ़ गए, या घास, जो भी एक बायोटिक फैक्टर है, वो खत्म हो गई, तो आबादी घट जाएगी। और अगर सूखा पड़ गया, जो एक एबायोटिक फैक्टर है, तब भी आबादी घट जाएगी। बिल्कुल। ठीक है, तो हमारे पास अब एक ही तरह के जीवों की आबादी है। लेकिन जैसा हमने कहा, जंगल में तो सिर्फ हिरण नहीं होते। नहीं होते। पेड़ पौधे, शेर, कीड़े मकोड़े सब होते हैं। जब ये सब एक साथ आते हैं, तब क्या होता है? तब बनता है एक कम्युनिटी या समुदाय। कम्युनिटी। समुदाय का मतलब है अलग अलग प्रजातियों की आबादियों का एक ग्रुप। सब एक ही जगह पर रहते हैं और एक दूसरे पर निर्भर हैं। निर्भर हैं, ये जरूरी है। बहुत जरूरी है। हिरन घास खाता है, शेर हिरन को खाता है, और जब शेर मरता है तो बैक्टीरिया उसे वापस मिट्टी में मिला देते हैं। और उस मिट्टी से घास को पोषण मिलता है। ये एक पूरा सर्कल है, कोई भी अकेला नहीं रह सकता। इसकी बात की गई है मेजर और माइनर, इसमें क्या फर्क है? हाँ, एक मेजर कम्युनिटी, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, बहुत बड़ी होती है, व्यवस्थित होती है और काफी हद तक आत्मनिर्भर होती है। आत्मनिर्भर जैसे उत्तर पूर्व का एक विशाल वर्षावन, उसे बाहर से सिर्फ सूरज की एनर्जी चाहिए होती है और वो अपना सिस्टम खुद चला लेता है। एक मिनट, आपने कहा कि मेजर कम्युनिटी आत्मनिर्भर होती है, सिर्फ सूरज की ऊर्जा पर निर्भर। लेकिन एक जंगल को भी तो बाहर से पानी यानी बारिश चाहिए, हवा चाहिए। तो क्या कोई भी कम्युनिटी सच में पूरी तरह आत्मनिर्भर हो सकती है? ये बहुत ही शानदार सवाल है। आत्मनिर्भर का मतलब यहाँ पूरी तरह से कटा हुआ नहीं है। अच्छा। इसका मतलब है कि वो अपने अंदरूनी साइकिल चलाने के लिए, मतलब पोषक तत्वों का चक्र और ऊर्जा का प्रभाव चलाने के लिए किसी पड़ोसी जंगल पर निर्भर नहीं है। ओके, समझ गई। वो अपने अंदर ही कर लेता है। लेकिन हाँ, आप सही हैं, सूरज, हवा और पानी जैसे बड़े एबायोटिक इनपुट्स पर तो हर कोई निर्भर है। और माइनर कम्युनिटी? माइनर कम्युनिटीज का ठीक उल्टा है। ये छोटी होती है और किसी बड़ी कम्युनिटी पर निर्भर होती है। इसका सबसे मजेदार उदाहरण जो स्रोत में दिया है वो है गाय के गोबर के ढेर पर पनपने वाली काई या फंगस। हाँ, ये तो कमाल का उदाहरण है। वो अपने आप में एक पूरी दुनिया है, उसमें कई तरह के जीव रहते हैं, लेकिन जाहिर है ये उस गाय और उस खेत के बिना अस्तित्व में ही नहीं आ सकती। ये इकोलॉजी की खूबसूरती है, एक ब्रह्मांड के अंदर दूसरा ब्रह्मांड। बिल्कुल। ठीक है, तो एक ही जगह पर अलग अलग तरह के जीव जंतु एक समुदाय बनाकर रह रहे हैं। लेकिन वे सिर्फ हवा में तो नहीं तैर रहे, वो पानी, रोशनी और मिट्टी पर भी निर्भर है। जब हम इन बेजान चीजों को भी इस तस्वीर में जोड़ते हैं, तब क्या हम इकोसिस्टम की बात करने लगते हैं? एग्जैक्टली। बिल्कुल सही। जब आप एक कम्युनिटी में उसके एबायोटिक यानी बेजान पर्यावरण को भी शामिल कर लेते हैं, पानी, मिट्टी, हवा, धूप, तो वो बन जाता है एक इकोसिस्टम या पारिस्थितिकी तंत्र। इकोसिस्टम बायोस्फीयर की वो इकाई है जहां जिंदा और बेजान चीजें एक साथ मिलकर काम करती हैं। ये एक तालाब जितना छोटा भी हो सकता है और एक रेगिस्तान जितना बड़ा भी। मतलब इकोसिस्टम में हर चीज का पेज किसी दूसरी चीज से कसा हुआ है। अगर एक भी पेज ढीला हुआ या निकल गया तो पूरा ढांचा हिल सकता है। बिल्कुल। और इस ढांचे को चलाने वाले जो असली ड्राइवर हैं वो इसके बेजान यानी एबायोटिक फैक्टर्स ही हैं। तो चलिए इन ड्राइवर्स को समझते हैं। किसी भी इकोसिस्टम को बनाने के लिए सबसे जरूरी चीजें क्या हैं? किसी भी इकोसिस्टम को एक रेसिपी की तरह सोच सकते हैं। कुछ चीजें तो बिल्कुल जरूरी हैं। सबसे पहले एनर्जी, ऊर्जा। यानी सूरज की रोशनी जो इस पूरी डिश को पकाने के लिए चूल्हा जलाती है। पौधे सीधे इस एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं और बाकी सब जीव पौधों को या दूसरे जीवों को खाकर वही एनर्जी हासिल करते हैं। ठीक है, तो एनर्जी हो गया हमारा चूल्हा। अब क्या चाहिए? अब चाहिए पानी और सही तापमान,
इनके बिना कोई भी सामग्री आपस में घुलेगी मिलेगी नहीं। ओके। शरीर के अंदर होने वाले जितने भी केमिकल रिएक्शन हैं वो सब पानी में ही होते हैं। और तापमान इसलिए जरूरी है क्योंकि हर जीव एक खास टेम्परेचर रेंज में ही काम कर सकता है। ज्यादा गर्मी या ज्यादा सर्दी में उसके अंदर के एंजाइम्स काम करना बंद कर देते हैं। तापमान समझ आता है, पानी भी जरूरी है, लेकिन वायुमंडल यानी एटमॉस्फेयर, हम तो उसे महसूस भी नहीं करते ज्यादातर। ये इतना जरूरी क्यों है कि इसे एक अलग फैक्टर माना गया? क्योंकि वायुमंडल उस घर की छत और दीवारें हैं। अच्छा। ये हमें सूरज की खतरनाक अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाता है। ये ग्रीन हाउस गैसों की मदद से धरती को इतना गर्म रखता है कि यहाँ जीवन पनप सके, वरना रात में सब कुछ जम जाता। सही बात है। और सांस लेने के लिए ऑक्सीजन और पौधों के लिए कार्बन डाइऑक्साइड तो यहीं से मिलती है। ये एक अदृश्य सुरक्षा कवच है। कमाल है। तो हमारे पास चूल्हा यानी एनर्जी हो गया, पानी तापमान हो गया, और एक सुरक्षा कवच यानी वायुमंडल भी हो गया। और क्या चाहिए इस रेसिपी में? अब आखिर में चाहिए सबस्ट्रेटम। सबस्ट्रेटम, इसका क्या मतलब है? सबस्ट्रेटम यानी वो बर्तन जिसमें ये सब कुछ पकेगा। इसका मतलब है जमीन, मिट्टी या पानी की सतह जिस पर या जिसके अंदर जीव रहते हैं। अच्छा। पौधों को जड़ें जमाने के लिए मिट्टी चाहिए, जानवरों को चलने के लिए जमीन चाहिए और मछलियों को रहने के लिए पानी। ये वो आधार है जो सबको सहारा देता है। और इन सब चीजों के अलावा स्रोत में अक्षांश यानी लैटिट्यूड और ऊंचाई यानी ऑल्टीट्यूड का भी जिक्र है। मतलब हम धरती पर कहाँ हैं और समुद्र तल से कितने ऊपर हैं, ये कैसे असर डालता है? ये दोनों असल में कोई अलग चीज नहीं है, बल्कि ये तापमान और जलवायु को कंट्रोल करने वाले मास्टर स्विच हैं, कह सकते हैं। मास्टर स्विच? हाँ, जैसे जैसे आप भूमध्य रेखा इक्वेटर से ध्रुवों की तरफ जाते हैं, यानी लैटिट्यूड बढ़ता है, सूरज की किरणें तिरछी होती जाती हैं और तापमान गिरता है। इसी वजह से आपको ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, फिर सामान्य जंगल और आखिर में बर्फीले टुंड्रा प्रदेश मिलते हैं। एक पैटर्न है पूरा। और पहाड़ों पर ऊपर चढ़ते हुए भी तो ऐसा ही होता है। बिल्कुल। ऊंचाई यानी ऑल्टीट्यूड बढ़ने का भी लगभग वही असर होता है। जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं, हवा ठंडी और पतली होती जाती है। हाँ। इसीलिए आपको पहाड़ के नीचे घने जंगल मिलते हैं और चोटी के पास सिर्फ छोटी छोटी झाड़ियां या घास। ये दिखाता है कि सिर्फ कुछ 100 मीटर की ऊंचाई का फर्क भी एक बिल्कुल अलग दुनिया बना सकता है। तो इस सब का अब क्या मतलब है? हमने इकोलॉजी की परिभाषा से शुरू किया और एक पूरी दुनिया बना डाली। एक जीव से लेकर आबादी, फिर समुदाय और फिर एक पूरे इकोसिस्टम तक, जिसे चलाने वाले नियमों को भी समझा। जो बात सबसे ज्यादा फैसिनेट करती है वो ये है कि सब कुछ एक दूसरे से कितनी गहराई से जुड़ा हुआ है। एक छोटा सा बदलाव, जैसे तापमान में मामूली सी बढ़त या किसी एक कीड़े की प्रजाति का गायब हो जाना, ये पूरे इकोसिस्टम में एक लहर पैदा कर सकता है, जिसके नतीजे अप्रत्याशित हो सकते हैं। इसे समझना सिर्फ एक अकादमिक दिलचस्पी नहीं है, बल्कि हमारे अपने भविष्य के लिए, हमारे अस्तित्व के लिए बेहद जरूरी है। और श्रोताओं के लिए एक अंतिम विचार। हमने इस चर्चा की शुरुआत में हजारों साल पुरानी चरक संहिता का जिक्र किया था। हाँ, जिसमें प्रदूषित हवा और पानी के खतरों के बारे में लिखा गया था। और ये एक जरूरी सवाल उठाता है। क्या? कि अगर हमारे पूर्वज बिना किसी आधुनिक तकनीक के, बिना सैटेलाइट के, प्रकृति के इस जटिल संतुलन और प्रदूषण के खतरों को समझ सकते थे, तो आज जब हमारे पास इतना सारा वैज्ञानिक ज्ञान और टेक्नोलॉजी है, हम अपने इकोसिस्टम को बचाने के लिए और बेहतर क्यों नहीं कर पा रहे हैं? ये बहुत जरूरी सवाल है। इस सवाल पर सोचना शायद आज सबसे ज्यादा जरूरी है। इसी विचार के साथ हम आपको छोड़ते हैं।